जो हमारा लेक्चर है वो है अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री की बुक में मौजूद है लेकिन फिजियोलॉजी में ये हार्मोन्स नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब ये देखिए जी, फिर वही बात आती है कि जी जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस किसने किया, तो हम इसे कहते हैं कि जो मेल की जो टेस्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो ये हार्मोन्स को, अब टेस्टीज दो तरह का काम करती है, एक तो स्पर्म को पैदा करती है और दूसरा क्या पैदा करती है, एक हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को। ओके, तो इस तरह ये टेस्टीज के दो काम होते हैं और ये जो हार्मोन पैदा करता है इसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये अब देखिए इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है, टेस्टीज कर रही हैं, दो टेस्टीज हैं। टेस्टीज का काम क्या होता है, स्पर्म का पैदा करना, और नंबर दो क्या होता है, टेस्टीरोन को पैदा करना। ठीक है, तो आपको याद है कि हमने कहा था कि जब भी हम हार्मोन की बात करेंगे तो हम में उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, फिर उस जो हार्मोन पैदा हुआ है उसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिकल नेचर क्या है, क्या है केमिकल नेचर क्या है, तो हम कहते हैं ये केमिकल नेचर इसकी क्या है, ये स्टीरॉइड इन नेचर है। स्टीरॉइड किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये चार, ये फिनएंथ्रीन, ये तीन बेंजीन की रिंग है ऐसे, ठीक है, इसे कहते हैं फिनएंथ्रीन, और एक पांच वाली ये इस तरह। ठीक है, इसे स्टीरॉइडल स्टीरॉइड कहते हैं जिसमें ये रिंग मौजूद हो। ठीक है, ये बेसिकली 19 कार्बन हार्मोन है। इस हार्मोन में कितने कार्बन है, 19 है। ओके, समझ आ गई। तो हमारे, अब हमने ये कहा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टीज पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, टेस्टीज पैदा करते हैं, और इसके अलावा ये जो एक स्टीरॉइडल इन नेचर है, इसके अंदर कार्बन क्या है, 19 है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि जी टेस्टोस्टेरोन इंट्रोडक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द टेस्टीज, प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द टेस्टीज, which consists of 19 कार्बन, देखिए 19 कार्बन एटम्स, इसके अंदर 19। अब इंट्रोडक्शन हो गया ना, कि हमने सीधा सा लफ्ज़ लिखा है कि इतना मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। ठीक है, इट कंटेन 19 कार्बन एटम्स। ओके, अब देखिए क्या इसकी नेचर क्या है, केमिकल नेचर, कि स्टीरॉइड इन नेचर, ये स्टीरॉइड्स इन नेचर है। ओके, अब इसके एक्शन क्या होते हैं, इफेक्टिव इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा याद रखना, अगर आपने एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है तो उसके आर्गन लिख देने। क्या था, देखिए हमने क्या कहा था, ये टेस्टीज है। ठीक है, टेस्टीज के ऊपर क्या होता है, एपिडिडमस होता है, फिर क्या होता है, ये स्पर्म डक होती है, स्पर्म डक होती है, फिर एजकुलेटरी डक होती है। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, एनस से ये अटैच होता है। ठीक है, क्लियर, और पीनस से अटैच हो जाता है। ओके, तो पीनस के थ्रू ही ये आते हैं। तो सेक्स आर्गन में मेल में यही कुछ होगा, उसका देखिए क्या होगा, उसके टेस्टीज तो हैं, ठीक है, उसका ये जेमिनल डक है, अच्छा उसके अंदर क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स हैं, जो कुछ भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, और इवन के स्पर्म डक है, पीनस है, स्क्रोटम है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये जब बच्चा होता है तो इनके स्मॉल साइज होते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, टेस्टीज प्रोड्यूस होते हैं, तो इनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, अच्छा अब देखें, अब एक बेटा है और एक अगर मेल है
तो मेल जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त ही हमें स्क्रोटम, पीनस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो माँ के पेट के अंदर से ही उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो इनिशियल स्टेज थी, इंटर यूटराइन स्टेज थी, उस स्टेज पे ये टेस्टोस्टेरोन किसने पैदा किया? मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? शुरू में तो कुछ नहीं था, दो स्पर्म था और एग था, गेस्टेशन का अमल हुआ, फिर बाद में ये डिफ्रेंशिएट हुए ना। तो उस वक्त कैसे ये बना? तो उसके लिए भी ये कहता है ड्यूरिंग द, देखिए, इंट्रा यूटराइन ऑफ द टेस्टिरोन, जब माँ के पेट के अंदर था, इज सिक्रीटेड बाय द जेनिटल रिजेस, ये जेनिटल रिजेस जो होते हैं उनसे ये बनता है। मुख्तलिफ लोकेशन होते हैं तो डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं। और लेटर ऑन, बाद में, इट इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। जब देखिए एम्ब्रियो बन गया है और प्लेसेंटा निकल आया, अब इस प्लेसेंटा ने टेस्टोस्टेरोन पैदा करना शुरू कर लिया। जब शुरू में ये गेस्ट्रेशन थी, ये इस तरह की 3 लेयर थी, ठीक है ना, तो अर्ली स्टेज थी। तो इस स्टेज पर जो इसके रिजेस होते हैं, कौन से रिजेस होते हैं? जो जेनिटियल रिजेस होते हैं। जेनिटियल, जब अज़ाए मखसूसा होते हैं ना, उसे जेनिटल पार्ट्स कहते हैं। तो जहाँ पे भी लोकेशन होते हैं कि भाई इससे जेनिटल आर्गन पैदा होंगे, तो ये जेनिटल रिजेस जो होते हैं ना, तो ये पैदा करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, लेकिन जैसे वो एम्ब्रियो की शक्ल में आता है तो यहाँ पर प्लेसेंटा आ जाता है, और प्लेसेंटा भी यही काम करता है। ये प्लेसेंटा ने अब ये टेस्टोस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देना है। अब देखिए अर्ली स्टेज है, ठीक है। अब देखिए एट दिस स्टेज इट काजेज द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स आर्गन। तो माँ के पेट में ही सेक्स आर्गन प्रोड्यूस होने, जब वो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस वक्त भी ही सेक्स आर्गन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और ये अमल करता कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। उस वक्त तो टेस्टिस नहीं होते जो टेस्टोस्टेरोन पैदा करें। शुरू में क्या होती हैं? रिजेस हैं, जो जेनिटल रिजेस वो पैदा करती हैं, फिर बाद में प्लेसेंटा पैदा करते हैं। तो जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है उस वक्त ये जो सेक्सुअल आर्गन है इनका साइज बढ़ जाता है। तो जाहिर है कि अगर मेल है तो कुदरत ने, अल्लाह की तरफ से मेल है तो उसमें फिर वो क्या बढ़ेंगे? उसका देखिए एट दिस स्टेज काज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स आर्गन इंक्लूडिंग पीनस, इंक्लूडिंग स्क्रोटम। स्क्रोटम वो जो एक ये सैक होती है जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक में एक किडनी और सॉरी टेस्टिस और दूसरे में दूसरा टेस्टिस होता है। ओके, तो इसको स्क्रोटम कहते हैं। ये जो थैली होती है, सेक्स आर्गन इंक्लूडिंग पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट। अब देखिए ये आपका किडनी है और ये यूरेटर है, ये क्या है? गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है? यूरिथ्रा है। तो इस स्टेज में इस जगह पे होते हैं ग्लैंड, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो आप देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी की वजह से बन, इंक्लूडिंग स्क्रोटम, प्रोस्टेट और सेमिनल विजिकल, यानी कि जो स्पर्म डक आती है ना तो उसके ऊपर ये विजिकल लगे होते हैं जो सीमन पैदा करते हैं। फ्लूइड जो होता है ना सीमन के अंदर, तो उसके अंदर जो फ्लूइड पैदा होता है वो ये सेमिनल विजिकल पैदा करता है, जो लेसदार मादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और इनको भी यही पैदा करता है टेस्टोस्टेरोन। और देखिए, और मेल जेनिटल डक और जो स्पर्म डक होती है उससे ही बनता है, पूरा सिस्टम ही बनता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव। दिस हार्मोन आल्सो काज ये डिसेंट ऑफ द टेस्टीज। अब ये टेस्टीज जो है वो बाहर निकल आती हैं। शुरू में पता नहीं लगता कि ये मेल है, बेबी फीमेल बच्चा है, तो बेटी है या बेटा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर उसके दूसरे जो उसमें नजर आना शुरू होता है। ओके, तो वो क्या होता है? डिसेंट, इनके बाहर लटक जाते हैं, तो उसे पता लग जाता है कि इसे बेटा है या बेटी। जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन देख के बता देते हैं कि ये बेटा है या बेटी है। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? अगर ये पैदा हो गया है ना, है ये सप्रेस कर देता है कि फीमेल जेनिटल आर्गन
जो फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन विजाना ये है उसकी डेवलपमेंट को रोक देता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर स्क्रोटम नहीं बनेगा, टेस्टीज नहीं बनेगी, पीनस नहीं बनेगा, तो फिर वो क्या होगा, फीमेल की बेटी होगी। ओके, तो यानी कि वो होगी शी, अच्छा, टेस्टीज है ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ ऑफ द गेस्टेशन एंड suppresses the formation of female genital organ, और फीमेल जेनिटल ऑर्गन की ग्रोथ को ये रोक देता है। इन द एडल्ट्स, अब बड़ा हो गया बच्चा, आप देखें अब ये ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन स्टेज से निकल आया है, अब उसकी डिलीवरी हो चुकी है, अब वो यंग हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, तो अब वो क्या करता है, तो वो वो टेस्टीज फिर खुद पैदा करना शुरू कर देते हैं, फिर टेस्टीज, हाँ, और वो एक टेस्टीज के एक सेल होते हैं, उन सेल को क्या कहते हैं, लीडिज सेल कहते हैं। ये एमसीक्यूज है, लीडिज सेल जो होते हैं ना ऑफ द टेस्टीज, ये हार्मोन पैदा करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे समझ आई है ना। दिस हार्मोन काजेज द इनलार्जमेंट ऑफ मेल, जैसे ये हार्मोन एट द प्यूबरिटी, जब बच्चा 13 साल से हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उस वक्त ये जो है टेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा होना शुरू होते हैं, तो फिर उसमें मेल में चेंजेस आ जाती हैं। तो उन चेंजेस में क्या होगी, उसके मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। इट एक्ट ऑन द डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन इंक्लूडिंग इवन के स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्म बनने का अमल भी तेज हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले कहा था कि टेस्टिस 2 काम करती हैं, स्पर्म भी बनाती हैं और स्पर्म भी बनाती है और टेस्टोस्टेरोन भी बनाती है। ओके, तो अब इस स्टेज पर जब देखिए, आप खुद अपने आप को देख लें कि जब आप बच्चे थे 13 साल के बाद हुए, तो जैसे आप यंग हुए, बेसिकली टेस्टीज ने टेस्टोस्टेरोन पैदा किया, उसमें आपकी चेंजेस आई, उनमें चेंजेस में क्या, आपके जेनिटल ऑर्गन का साइज बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, और इवन के स्पर्मोजेनेसिस का अमल भी बढ़ गया। पहले तो स्पर्म नहीं पैदा हो रहे थे ना। फिर एंड मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म, फिर वो इसीलिए तो पाकिस्तान में तो मेल 18 साल का हो जाए तो उसे शादी अलाउ है, कानूनी है, फीमेल की 16 साल है, ऐसे ही है ना। तो अब वो ज़ाहिर है कि ये वो उम्र है कि प्यूबरिटी तो 13 साल की उम्र में हो जाता है। तो जब ये प्यूबरिटी हो जाती है तो टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देते हैं। उसके जो फायदे होते हैं, उनसे स्पर्म बनते हैं, ना सिर्फ स्पर्मोजेनेसिस होती है बल्कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, फर्टिलाइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो फिर कहते हैं कि अब आप इसकी शादी कर सकते हैं। बिल्कुल एक क्लियर है ना, एक बात, एक नेचर का एक सिस्टम है, तो मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ स्पर्म। अब देखिए, स्पर्म इस तरह का होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, एग क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म को जब हरकत करके जाएगा फिलिपियन ट्यूब में तो उसे मोटिलिटी होनी चाहिए ना, है, तो ये मोटिलिटी इसकी इस तरह होगी। तो ये स्पर्म देखो कितनी आसान तरीके से हमने बता दिया। हमने सिर्फ इतना बताया है कि भाईजान जो टेस्टीज हैं वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जब शुरू में एग स्पर्म मिलते हैं उस वक्त तो टेस्टीज नहीं होते, तो उस वक्त जो गैस्ट्रोला बनता है उसके एजेस जो होते हैं वो बनाते हैं। अच्छा, फिर प्लेसेंटा बनता है तो वो बनाते हैं। फिर सवाल होता है कि इनका क्या काम होता है, तो इनका काम ये है, देखिए जब आप पैदा हुए आपकी उंगलियां 5 ही थी और अब भी 5 है, फ़र्क क्या है, अब साइज में फ़र्क हो गया, ठीक है। तो डिसाइड तो उसी दिन होना है। तो फिर इस टेस्टीज की वजह से ये डिसाइड होना है कि आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें स्क्रोटम होगा, उसमें पीनस होगा, प्रोस्टेट होंगे, फिलिपी अपना सेमिनल वेसिकल होगा, इन सब की ग्रो हो जाएगी। ओके, अच्छा, फिर वो कहता है कि चले बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो रहा है, अब देखो उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, टेस्टीज बाहर निकलना, तो एक्सटर्नल ऑर्गन है ना, टेस्टीज बेसिकली बॉडी क्या एक्सटर्नल ऑर्गन है, विसरल पार्ट नहीं है हमारे जिस्म जैसे दिल अंदर है, तो ये अंदर नहीं है। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं?
तो फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कि अब बच्चा 13 साल का हो गया, अब हम कहते हैं जवान हो गया, अब इसके से कहते हैं टाइम ऑफ प्यूबरिटी कहते हैं। तो इस जगह पर उसे क्या होगा, उसके अब टेस्टोस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या क्या फायदा होगा, सबसे पहला फर्क तो ये होगा उसके जो जेनेटिकल ऑर्गन होंगे वो बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, वो स्पर्मोजेनेसिस करना शुरू कर देगी, तो उससे स्पर्म का बनने का अमल, उनकी पावर भी बढ़ जाएगी, उनकी फर्टिलाइजेशन भी पावर, मोटेलिटी, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। मेरे बच्चे समझ आ गए नहीं आ गए? अच्छा, फिर इसके बाद होता है कि सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। देखिए सेक्स करैक्टर तो ये है कि वो स्पर्म पैदा करे, ठीक है ना, वो फर्टिलाइजेशन के काबिल हो और वो अपनी जनरेशन को आगे जानदार बढ़ा सके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना हो, इंसान या कोई जानवर खुद तो जिंदा रह सकेगा लेकिन उसकी नस्ल आगे नहीं चल सकेगी। तो ये नस्ल को बढ़ाने के लिए सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा भी आप खुद गौर करें, जब बच्चा 13 साल का होता है क्या उसकी दाढ़ी होती है? 13 साल से पहले 8 साल का, 7 साल का उसकी दाढ़ी होती है। आवाज़ कब पतली होती है? 7-8 साल का बच्चे की आवाज़ पतली होगी या 13, 15, 16 साल बंधेगा बच्चे का कि उसकी आवाज़ बारीक होगी, ऐसे है ना उसकी आवाज़। अच्छा, स्किन बारीक किसकी होगी? 7-8 साल वाले की होगी या 15-16 के वाले की होगी? हाँ, प्यूबरिटी के बाद वो थिकनेस हो जाएगी। अच्छा, रंग सफ़ेद बच्चे का होगा या अडल्ट का होगा? बच्चे का होगा, ठीक है। तो ये तो आप खुद, यही तो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है। दाढ़ी बच्चे की निकलेगी या बड़े की निकलेगी? अंडर आर्म एक्जिला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाल बच्चे के होंगे या अडल्ट के होंगे? अडल्ट के होंगे, ठीक है ना। अंडर आर्म हेयर ग्रोथ जो है। अच्छा, गंजापन, बाल्डनेस, ये बच्चों में ज़्यादा होती है या बड़ों में ज़्यादा होती है? यानी कि मेल बच्चों में। क्यों बाल्डनेस? यानी कि सर के ऊपर वाले हिस्से में बाल कम हो जाए, उसे बाल्डनेस कहते हैं। हाँ जी, बड़े में होगी ना, प्यूबरिटी के बाद होगी। प्यूबरिटी, अब ये कुछ आपने लिखना है कि इफेक्ट। अच्छा, मस्कुलर यानी कि जो शोल्डर बच्चे के ज़्यादा होंगे या प्यूबरिटी के बाद ज़्यादा होंगे? बड़ों के ज़्यादा होंगे। आवाज़ भारी किसकी होगी? बड़ों की होगी। तो ये इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अच्छा, गुस्सा किससे ज़्यादा आएगा, बच्चों को बड़ों को? अच्छा, कौन कहेगा कि मेरी शादी करो? छोटा बच्चा कहेगा या जवान आदमी कहेगा? बड़ा आदमी कहेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? किसकी वजह से है? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर तो यही था ना कि उसने स्पर्म पैदा करने हैं, फर्टिलाइजेशन करनी है। और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर यानी कि सेक्स करैक्टर के अलावा कौन से होंगे? जब भी हम कहते हैं ना मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर, वो यही कहते हैं, दाढ़ी का आना, स्किन का मोटा हो जाना, मस्कुलर हो जाना है। अच्छा, बच्चे ज़्यादा मोटे होते हैं, बड़े ज़्यादा मोटे होते हैं? क्यों? आप जब 7-8 साल के थे तो बबलू थे, लेकिन जैसे 13-14 साल के हो गए आपकी हाइट बढ़ गई, लेकिन आपका पेट और ये कुछ नॉर्मल हो गया, आपके अंदर फैटी टिश्यू क्या हो गए? कम हो गए। मेरी बात समझ आ गई ना? अब हम इसे पढ़ते हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि सेकेंडरी सेक्स करैक्टर, ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है इंट्रोडक्शन, these characteristics make their appearance under the influence of sex hormone। ये जितने करैक्टर होते हैं किसकी वजह से होते हैं? सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? वो टेस्टोस्टेरोन है। तो आप सीधा ये लिख देंगे, हियर आर द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्स करैक्टर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बस इतना ही लिख दें, ये ना लिखें एट प्यूबरिटी। The effect of testosterone on the secondary sex character are, आपने ये पोजीशन लिखना है कि there are following secondary sex character of testosterone, ठीक है। वो क्या है? नंबर 1, body hair, increase the growth
ऑफ हेयर ऑन द फेस, चेस्ट पे, एक्सिला अंडर आर्म में एंड द प्यूबिस, यहाँ पे और यहाँ पे बाल बढ़ जाएंगे। मेल पैटर्न, मेल में पर मैं ये से कंफर्म करूँगा, वो कहता है दाढ़ी कन्वेक्स होती है, यानी कि इधर से बड़ी और इधर से, और फीमेल में वो कहता है वो कनकेव होती है। एनी हो इसे देखूंगा मैं। और बाल्डनेस का मैंने पहले कहा, सर के ऊपर वाले हिस्से के अंदर बाल का कम हो जाना। डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द टॉप ऑफ हेड, ऑन द टॉप ऑफ हेड। इज क्लियर? समझ आ गई? अब 22 देखिए, वह 1 by 1 लिखते हैं कि जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन काज, देखिए हमारी आवाज़ इस वजह से होती है, लेरिक्स की वजह से। यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होती है, वोकल कॉर्ड, वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड पैदा होती है। तो होता क्या है कि हाइपरट्रॉफी, ये बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी फिर वाइब्रेशन कम हो जाती है और आवाज़ भारी हो जाती है। देखिए काज कहता है कि इनकी काज क्या होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाइपरट्रॉफी, यानी कि इनको ये जो लेरिक्स होता है ना, इसको क्या कर देता है, इनलार्ज कर देता है। लेरेंजियल म्यूकस, इसके अंदर वाली लेयर को सख्त कर देता है। एंड द इनलार्जमेंट ऑफ द लेरिक्स को इनलार्ज कर देता है। इट आल्सो इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। देखो वही बात कर रहा हूँ कि वोकल कॉर्ड की थिकनेस और लेंथ यहाँ पे होती है। देखिए नजर आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये लेरिक्स है। लेरिक्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। अब वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो इससे वाइब्रेशन के भी अफेक्ट होता है। एंड इसी का वॉइस बिकम डीपर, और वॉइस डीपर। स्किन का मैंने क्या कहा था, थिक हो जाती है। इट काज थिकनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, यानी कि थिक हो जाती है और रफ हो जाती है। एंड द डिपोजिशन ऑफ द मेलानिन, यानी कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा ये पिगमेंट्स हैं, जितनी स्किन के अंदर पिगमेंट्स होंगी, बंदे का कलर उतना ब्लैकिश होगा। जो हबशी होते हैं उनके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा होती है, जो अंग्रेज़ होते हैं उनके अंदर कम होती है, और जो हम पाकिस्तानी हैं इनके दरमियानी होता है। तो इसका मतलब हमारा रंग इसलिए गंदमी रंग है, इन बिटवीन है, ना हम हबशी है ना अंग्रेज़ हैं, हम गंदमी रंग के हैं। वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन में। जैसे इंसान बड़ा होता है ना, वो कहता है धूप में खेलने की वजह से काला, और मेलानिन बनता ही धूप से है, उसमें उसका रोल होता है। ठीक है, तो मेलानिन बढ़ जाता है तो इंसान का कलर भी जो है वो हो जाता है इन द स्किन। एंड आल्सो इंक्रीज सेबेशियस ग्लैंड, इसलिए किल वहाँ से नहीं निकल आते, तो उनमें से किल निकल आते हैं ना, तो सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन पैदा करना ज़्यादा कर देते हैं। अगर मसाम जो है वो बंद होंगे तो वो आपको किल मुँह से एक्नी निकल आएगी, एक्जिमा हो जाएगा, खारिश होना शुरू हो जाएगी। वो किसकी वजह से कहते नहीं है, ये कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अनपढ़ आदमी कहता है कि ये निशानी है कि बंदा जवान हो गया है, इसके टेस्टीज ने टेस्टीज पैदा करना शुरू कर दी हैं। जब वो टेस्टीज ज़्यादा करेंगी तो ये जो हमारे हैं ना, ये ऐसे अपना जो है ना, जो फैट को पैदा करते हैं, देखिए कहता है कि डिपोजिट स्किन इंक्रीज द, हाँ ये क्या, इंक्रीज द सबक्यूटेनियस ग्लैंड सिक्रेशन। ठीक है, और इट काज बॉडी चेंजेस, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, शोल्डर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इट काज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर बढ़ जाते हैं, और मसल जो है वो भी बढ़ जाते हैं। तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल, यानी कि मसल का बढ़ जाना। इन द मेल इट आल्सो डिक्रीज द सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जो स्किन के अंदर फैट डिपॉजिट होती है वो भी कम हो जाती है। दिस इज वाई, यही वजह होती है कि मेल के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होती हैं लेस फैटी टिश्यूज होती हैं। ठीक है, और फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। बिहेवियर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा है, और अट्रैक्शन टूवर्ड द फीमेल भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे,
इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव मूड। आप देखिए जवान आदमी जो होता है ना, अब वो अग्रेसिव होता है, उसे कोई गाली दे तो वो ईंट उठा के मार देगा, है अग्रेसिव मूड होगा। और रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव एक्टिव एटीट्यूड होगा, उसका एक्टिव एटीट्यूड होगा, वो गेम्स खेलने की कोशिश करेगा, वो ही करेगा। एंड एक्टिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, और अपोजिट सेक्स में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। टेस्टोस्टेरोन पढ़ रहे हैं, ग्रोथ हेयर का, स्किन का और अदर आर्गन पे, बॉडी शोल्डर पे इफेक्ट था। तो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट होता है वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे भी होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आदमी प्यूबर्टी से बब होता है तो उसके मसल बनते हैं, और मसल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन होगी वो एनाबॉलिज्म बढ़ेगी और कैटाबॉलिज्म क्या होगी? कम होगी। तो ठीक है, तो इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एनाबॉलिज्म बढ़ा रही है। एंड बिल्ड अप द मस्कुलेशन, और इंसान को मस्कुलेशन कर देती है। ओके, फिर देखिए जब आपकी प्रोटीन बनती है ना, तो आपके जिस्म में नाइट्रोजन का बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है, नाइट्रोजन का बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। जब नाइट्रोजन का बैलेंस ज़्यादा होगा तो यूरिया की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल। ठीक है, तो अब इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो कहता है कि ये इंक्रीज द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डिज़ायर होती है सेक्स की, तो उसे लिबिडो जो ख्वाहिश होती है इंसान की, तो वो टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करके उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये जो ये लिबिडो भी है इससे डिपेंडेंट है। इफेक्ट ऑन द बोन्स, देखिए जी बोन्स जो है ना, इसकी थिकनेस को वो बढ़ाएगा। ठीक है, इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बोन, बोन की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज द टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स, यानी कि बोन जो है अब वो मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, देखिए जब क्वांटिटी ऑफ द बोन मटेरियल कब इंक्रीज होगी? जब उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब साल्ट की डिपोजिशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक ही बात है। ठीक है, इंसान की हड्डियां जो होती है ना, वो ये तो ये पेल्विक रीजन है ना, पेल्विक रीजन, तो ये मेल का क्या होता है? नैरो होता है, फीमेल का क्या होता है? ब्रॉडर होता है। तो वो जो पेल्विक रीजन है, तो वो इसी की वजह से क्या है? नैरो है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ नैरो है। इस तरह हो गया ना, इस तरह तो लेंथ कम हो जाएगी, इस तरह की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए नैरो ऑफ द मेल पेल्विक, इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेल पेल्विक। ठीक है, जब और ये फनल शेप बन जाता है, किस शक्ल बन जाता है? फनल शेप। ठीक है ना, तो फिर इस तरह जब एक चीज़ कंपैक्ट होगी तो वो मजबूत होगी, या एक वाइडर होगी वो मजबूत होगी? जो कंपैक्ट होगी। जब कंपैक्ट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारा पेल्विक सिर्फ मेल ज़्यादा वजन उठा सकता है। तो पेल्विक रीजन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विक एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग, और इसको मजबूत कर देता है। अफेक्ट ऑन द बॉडी लेंथ, देखिए अगर टेस्टोस्टेरोन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो लेंथ कम हो जाती है। कहता है उसकी वजह क्या होती है? हड्डियाँ के होते हैं दो एंड, हड्डियाँ के होते हैं दो एंड, ये एपिफाइसिस होती है, वो अपर एंड लोअर एपिफाइसिस कहते हैं। ये दूसरी हड्डियों से फ्यूज़ जल्दी कर जाते हैं। जब ये फ्यूज़ करते हैं तो इनकी लेंथ की ग्रोथ की पावर कम हो जाती है। तो ये है इफेक्ट ऑन द बोन। ओके, तो इनकी लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? और ये देखिए बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, अगर किसी के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो वो इतना मोटा नहीं होगा, वो एनर्जेटिक होगा, उसे पसीना भी ज़्यादा आएगा। और अगर जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो वो मोटा भी हो जाएगा, पसीना भी कम आ जाएगा, और थका हुआ हर वक्त थका हुआ रहेगा, सांसें चढ़ती रहेंगी। तो इसलिए, लेकिन जिसमें कहते हैं ना तुम्हें बड़ी मर्दानगी है, अगर ताकतवर आदमी को मर्दानगी से भी तशबीह दी जाती है। वो मर्दानगी को किससे तशबीह दी जाती है? टेस्टोस्टेरोन से। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा
तो BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीजेस द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये MCQs है आपका, 12 to 16% बढ़ जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है ना। RBCs का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ, इनडायरेक्ट जो है ना, ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, जिससे RBCs जो है बढ़ जाती हैं। डायरेक्ट इसका इफेक्ट नहीं है। RBCs काउंट कितने परसेंट बढ़ता है? 12 to 15 to 20%। ये भी MCQs है। तो इसलिए जब कोई बंदा जवान होता है तो उसकी जो होती हैं चीक्स होती हैं वो रेड हो जाती हैं, हाथ भी रेड हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर RBCs 15 to 20% बढ़ जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि हाउएवर दिस डिफरेंस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट के ज़्यादा होने की वजह से होता है। फॉलोइंग द टेस्टोस्टेरोन एंड द administration rather than its direct effect on the testosterone on the RBCs production। RBCs के direct कोई effect नहीं होता है। देखिए effect of the electrolyte and water balance। ज़ाहिर है कि सोडियम किडनी से क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, क्लोराइड बढ़ जाएगा, वाटर भी बढ़ जाएगा, तो सोडियम वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, वाटर की। इट कैन increase the reabsorption of sodium and water in the distal tubules and on the kidney। लेकिन ये बहुत कम माइनर इफेक्ट होता है। ये क्या होता है? बहुत माइनर इफेक्ट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के हमने अदर इफेक्ट्स में 9 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के पैदा होने की वजह से इंसान में, एक मेल के अंदर पैदा होती हैं। यानी कि उसकी दाढ़ी का निकल आना, ठीक है, उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, स्किन का मोटा हो जाना, स्किन का जो मेलानिन की कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाती है, थिकनेस भी बढ़ जाती है, और सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज भी कम हो जाते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की फॉर्मेशन सिंथेसिस वो भी बढ़ जाती है। इंसान क्या हो जाता है? मस्कुलर हो जाता है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, जल्दी फ्यूज़ हो जाती हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा हो जाए। बॉडी की जो है ना लेंथ कह दिया, इफेक्ट बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है, RBCs को भी बढ़ा देते हैं इनडायरेक्टली, और सोडियम और वाटर को भी रिटेन कर लेते हैं। आप हेडिंग्स याद करें, कंसेप्ट क्लियर करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम याद रहेगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।